आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। इस्तकबाल करता हूं आप सभी का हमारे मसाइल के आज के एपिसोड में। आज हम बात करेंगे नफरत की सियासत, नफरत की साजिश और नफरत की मुहिम। जी हाँ, हम देखते हैं कि मुस्लिम तबके के खिलाफ एक इंटरनेशनली जो है एक मुहिम चलाई जा रही है, उनके खिलाफ नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इससे नुकसान क्या हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे। और इस अहम इशू पर बात करने के लिए कई खास मेहमान यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले इनका तारुफ हम करा दें। हमारे साथ मौजूद हैं शेषाद्री चारी साहब। आप बीजेपी के लीडर हैं और सहाफ़ी भी रह चुके हैं। इस्तकबाल है आपका। और इनके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं मीम अफजल साहब। आप सहाफ़ी हैं, सियासतदान हैं और मिली मसाइल पर आप पकड़ रखते हैं और 4 मुल्कों में जो है आप सफ़ीर भी रह चुके हैं। आपका भी इस्तकबाल है। और इनके अलावा मौजूद हैं मुस्तफ़ा फारूक साहब। आप कौमी सदर हैं वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के। और इन 3 मेहमानों के अलावा एक खास मेहमान ऑडियंस के दरमियान बैठे हुए हैं, शाहीन नज़र साहब। आप सहाफ़ी भी हैं और प्रोफेसर हैं। मास कम्युनिकेशन का एक बड़ा इदारा है, उसमें जो है बच्चों को बताते हैं कि दरअसल कैसे जो है वो सहाफ़ी होने चाहिए, उनको तालीम बताते हैं। आपका भी इस्तकबाल है और बड़ी तादाद में ऑडियंस जो है ये भी सवाल करेगी। मीम अफजल साहब, सबसे पहले आपके पास आएंगे, चूंकि आप जो है वो कई सारे ममालिक में जो है सफ़ीर भी रहे हैं, सियासतदान भी हैं और एक सहाफ़ी की नज़र से भी आपने दुनिया को देखा है। आपको क्या लगता है आजकल मुसलमानों के अंदर एक डर सता रहा है, उनको लग रहा है कि उनके खिलाफ जो है वो नफरत की मुहिम चलाई जा रही है और ऐसे में जो मीडिया है उसका रोल भी जो है उसके ऊपर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। क्या वाकई आपको लगता है कि कोई साजिश है मुसलमानों के खिलाफ, नफरत की जो है एक मुहिम चलाई जा रही है वाकई? ये मसला आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है और इसे आप साजिश कह लीजिए या एक पूरा एटीट्यूड कह लीजिए कि हमारे यहाँ कुछ जो सेक्शन है प्रेस का या मीडिया का, वो बहुत सारी चीज़ों को ज़रा ज़्यादा उभार कर या हाईलाइट करके पेश करता है। अगर आप सुबह का एक उर्दू अखबार पढ़ें और उसके साथ उत्तर प्रदेश का एक हिंदी अखबार पढ़ें और दिल्ली का एक अंग्रेज़ी अखबार पढ़ें तो उसके अंदर आपको कोई कोरिलेशन नज़र नहीं आएगा। फ्रंट का जो पेज है उस पर तो मैं समझता हूँ सारी जो ख़बरें हैं वो न्यूज़ तकरीबन एक जैसी होती हैं, लेकिन अंदर के सफ़ात पर एडिटोरियल से लेकर आखिरी पेज तक खेल को छोड़कर या एक आध और चीज़ों को, जो सोशल चीज़ें हैं उनको छोड़ करके जो सब ख़बरें होती हैं बड़ी अलग अलग होती हैं। मेरा ये मानना है कि अखबारात अपने रीडर्स को ज़बान और मिजाज के एतबार से फीड करते हैं। उर्दू अखबारात की चूँकि रीडरशिप बदकिस्मती से, हालांकि ये ज़बान मुसलमानों की ज़बान नहीं है लेकिन इसको बना दिया गया है, तो उनको पढ़ने वाले चूँकि ज़्यादातर मसाइल उन्हीं के फिर उसमें उभर कर सामने आते हैं। वो घर की बात घर में ही रह जाती है। तो वो घर की बात सही कह रहे हैं आप, घर पर रह जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है अब आजकल घर पर नहीं रहती। आज उर्दू के अखबारात जो हैं वो सरकार भी बड़े गौर से पढ़ती है, सियासी पार्टियां भी बड़े गौर से पढ़ती हैं, लेकिन आम लोगों तक उनकी पहुंच नहीं होती है। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि कोई साजिश हो रही है, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि अखबारों का एक हिस्सा ऐसा है जो मुसलमानों के मसाइल को कहना चाहिए कि उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से नहीं बल्कि कुछ आउट ऑफ प्रोपोर्शन करके पेश करते हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ टोकूंगा। मेरा सवाल सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ क्या मीडिया ही साजिश कर रही है, क्या मीडिया भी कई बार साजिश का हिस्सा बन जाती है या फिर मीडिया को इस्तेमाल किया जाता है, साजिश कोई और कर रहे हैं? देखिए, मैं ये बात नहीं मानता कि मीडिया को इस्तेमाल किया जा सकता है। मीडिया अगर ख़ुद इस्तेमाल होने के लिए तैयार है तो किया जाता है, क्योंकि मीडिया के अंदर जो लोग हैं वो इतने गैर समझदार नहीं होते कि उनका इतनी आसानी से कोई इस्तेमाल कर ले। मेरा ये मानना है कि वो अगर इस्तेमाल होना चाहते हैं तो हो जाते हैं और जहाँ नहीं होना चाहते वहाँ नहीं होते। बिल्कुल। शेषाद्री चारी साहब, आपके साथ भी वही बात है कि आप जो है वो सियासतदान भी हैं और एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़े हुए हैं, एक संगठन है बड़ा, और आपने जो है वो सियासत की निगाह से भी लोगों को देखा है, ज़माने को देखा है और सहाफ़ी की नज़र से भी। आपको क्या लगता है, कई बार जो है हम देखते हैं कि मुस्लिम तबके के अंदर ये बातें जो है वो उभर करके आती हैं कि उनके खिलाफ नफरत की साजिशें हो रही हैं, मुहिम चलाई जा रही है और उनकी तस्वीर को, आम मुसलमान की तस्वीर को ऐसे पेश किया जा रहा है कि लोग जो हैं जब उनकी तरफ देखते हैं तो शक की नज़र से देखते हैं। क्या आप मानते हैं कि वाकई ऐसा कुछ तो है या हो रहा है? मीडिया में जिस तरीके से जो कुछ भी पेश हो रहा है वो मीडिया अपने रीडरशिप को ध्यान में रखकर, और टेलीविज़न जो हैं, हम जब मीडिया की बात करते हैं तो ख़ास करके हम सिर्फ प्रिंट मीडिया की बात करते हैं। हालांकि आज प्रिंट मीडिया से भी ज़्यादा जो अहमियत रखता है वो टेलीविज़न मीडिया है। इसीलिए जब मीडिया कहते हैं तो टेलीविज़न और प्रिंट को जोड़ के देखना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक दोनों तरह की मीडिया। तो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट में क्या होता है कि एक व्यूअरशिप है और एक उनका टीआरपी है। ये सबसे बड़ी बीमारी आज अगर टेलीविज़न में है तो वो टीआरपी है।
इसीलिए हम जैसे लोगों को जब कहते हैं कि भाई आप अमुक चैनल में आइए, हम कहते हैं अरे आपका चैनल तो कोई देखता नहीं है। इसलिए हम भी ऐसे चैनलों में जाना चाहते हैं जो देखता है। उसका मतलब क्या, चैनल वाले भी यही सोचते हैं कि खबर क्या बनती है, किसको वो लोग जो देखें। पुरानी बात है कि आदमी ने कुत्ते को काटा वो खबर है, कुत्ते ने आदमी को काटा वो खबर नहीं है, यही बात आज भी दुर्भाग्य से सच है। इसीलिए हमें थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए। और इसमें एक और प्रश्न ये है कि मीडिया जो चाहे कुछ करे, डिपार्टमेंट जो चाहे वो करे, पुलिस वाले जो चाहें वो करें, सरकारें जो चाहें वो करें, पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं वो चाहें जो करें, लेकिन जो रीडर है, आम रीडर और आम व्यूअर जो है, टेलीविज़न देखने वाला और पढ़ने वाला, उसकी जो मालूमात बढ़ानी चाहिए, उसके लिए हमारे पास कोई यंत्रणा नहीं है और कुछ नहीं है। हम किसी भी तरीके से अगर किसी रीडर को लगता है कि ये जो खबर छपी है वो गलत है, तो उसके लिए कोई रिकोर्स ही नहीं है। नहीं, लेकिन आजकल तो जो है वो हुकूमत ने भी कई सारी ऐसी एजेंसीज बना दी है जहां पर आप जाकर के बाकायदा शिकायतें कर सकते हैं। अब मैं मुस्तफा साहब आपके पास आऊंगा, आपको क्या लगता है, चूंकि आप भी एक संगठन से भी जुड़े हुए हैं और अब सियासत में भी आ चुके हैं आप, सबसे पहला सवाल ये है कि क्या वाकई आपको लगता है, चूंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की तरफ से ऐसी बातें होती हैं, मुसलमानों के अंदर एक खौफ देखा जा रहा है कि वाकई उनके खिलाफ जो है वो एक प्रोपेगेंडा जो है वो हो रहा है, और बाहर से भी कई सारी ऐसी शक्तियां हैं, कई ऐसी ताकतें हैं जो उनके खिलाफ नफरत की मुहिम चला रही हैं, और इस मुहिम का हिस्सा हम कई बार देखते हैं मीडिया भी जो है वो, कई बार ऐसी बातें होती है कि मीडिया भी बन जाता है। क्या वाकई लगता है आपको वाकई ऐसा है या सिर्फ बातें हैं या अफवाहें हैं? देखिए, मीडिया हो या कोई फील्ड का कोई एक्टिविटी हो, हर एक के पीछे कुछ इंटेंशंस होते हैं, और मीडिया भी एक इंस्टीट्यूट है और बहुत इन्फ्लुएंशियल इंस्टीट्यूट है। इससे लोगों के जहन बनाए जाते हैं, इससे एजेंडा सेट किए जाते हैं, इससे इंटरेस्ट हासिल किए जाते हैं। इसलिए जो भी इंस्टीट्यूट अपना मीडिया अगर डेवलप करता है तो उसके सामने उसके इंटेंशंस होते हैं। इसलिए जो शक्तियाँ या जो विचार एग्जिस्ट करते हैं, काम करते हैं, उनकी ज़रूरत होती है कि अपनी बात को वो आगे बढ़ाएं। जिसका जो विचार होगा वो उसको प्रमोट करना चाहेगा। इसलिए हम ये देखते हैं कि मीडिया में बड़े ग्रुप वो हैं जो कि हमारे कैपिटल इंटरेस्ट को सर्व करते हैं, लेकिन हमारा इशू वो नहीं है। इशू है हमारा हेट्रेड का। तो यहाँ पर नज़रियात हैं, यहाँ पर आइडियोलॉजीज़ हैं, यहाँ पर विचारधारा है, और उसके आधार पर बहुत से मूवमेंट्स, पार्टीज़, समाज चलते हैं, इस्टेब्लिश्ड हैं। जब वो अपनी कोशिश करते हैं तो वो कोशिश से वही डायमेंशन आते हैं जो वो चाहते हैं। इसका अब इससे ये तो होगा नेचुरली कि जो लोग अपने व्यू को पेश करना चाहेंगे, ज़रूरी नहीं कि दूसरा उससे कन्विंस हो, लेकिन वो अपने व्यू को पेश करते रहेंगे। लेकिन दूसरा प्रॉब्लम वहाँ पर आता है कि प्रॉब्लम यहाँ पर देश में ये है कि मुसलमान जो यहाँ पर सबसे बड़ी माइनॉरिटी है या सेकंड मेजॉरिटी है, जो कुछ कहिए, वो इतना वल्नरेबल बना दिया गया है कि उसका कोई से नहीं है। आप जिस उर्दू मीडिया की बात करते हैं वो मीडिया भी बहुत वल्नरेबल है, और उसी के कई इम्पैक्ट्स हैं। मैं अफजल साहब की उस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि किसी और दुनिया की बात हो रही है, और वहीं पर इंग्लिश मीडिया पढ़ेंगे तो कोई और दुनिया की बात लेके रहे एक ही दुनिया में है। जिस तरह बस्ती में घेटोज अलग कर दिए गए, इसलिए कि विचार भी अलग हो गए और वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो मैं मुख्तसर ये कहना चाह रहा हूँ कि हम उस बैलेंस के साथ नहीं आना पा रहे हैं जिससे कि इंसानियत को तक़वियत पहुँचती हो, ह्यूमैनिटी जो है वो उसको डिग्निटी मिलती हो, बल्कि हमारे वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ हम मूव कर रहे हैं। और उसका नुकसान ये है कि इसको मैं मीडिया को जोड़ना चाहता हूँ उस राजनीति से, उस विचारधारा से जो इसका इस्तेमाल कर रही है। अब उसका प्रभाव इतना बढ़ गया है कि वेस्टेड इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए फिर जो कॉमन मीडिया है वो भी देखता है कि फ़ायदा किस में है, दो पैसा कहाँ से मिलेगा, तो नतीजे में वो भी उसमें इंगेज हो जाता है। बस एक मिसाल मैं देकर अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ आपके सवाल पर कि देखिए, सिंपल सा इशू है, जो मैसिव इशू है वो मीडिया का इशू नहीं है, और वो इशू ये है कि आसाम को अगर आप देखें तो आसाम में, यानी अभी सीरिया में 2 लाख लोग डिस्प्लेस हुए, इंटरनेशनल इशू है। आसाम में 5 लाख लोग डिस्प्लेस हुए, इंडिया में इशू नहीं है। अब इशू का ये है कि इसको लेकर रिएक्शन ये है कि बेंगलोर से लोग निकल रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट के लोग निकल रहे वो हैं। अफवाहें फैलाई जा रही हैं सोशल मीडिया के जरिए और मोबाइल के जरिए। अब ये मीडिया से है जी। मीडिया मीन कोई लीजिए आप इसको, मीडिया इज़ मीडिया।
अब नतीजे में वहाँ से जो लोग निकलते हैं वो निकलने के बाद रास्ते में ट्रेन में 14 लोगों को फेंक देते हैं, और वो समाज जो पूरा इन्वॉल्व नहीं है, जो वहाँ भी 5 लाख में 4 लाख निकला हुआ है, उसी के 14 को फेंक दिया, उसमें से 5 वहीं मर जाते हैं, बाकी इंजर्ड हैं। इशू ये नहीं है कि 4 लाख कहाँ खड़े हैं, हमारी देश के लोग हमारी देश में किनारे कर दिए पर गए। आपने एक बहुत अहम बात कही है कि ये जो इस दरमियान जो आप बात लेकर के आए हैं कि अफवाहों का जो सिलसिला शुरू होता है, जी। और इस बार जो अफवाहों का सिलसिला शुरू हुआ वो सरहद पार से हुआ था, और उसमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो बहुत गलत तरीके से हुआ है, और वो बातें जो है फिर इंटेलिजेंस के जरिए बाहर भी आई हैं। आपको क्या लगता है, चूंकि आप एक ऐसी जगह से हैं, एक ऐसे इदारे से जहां पर बच्चों को तैयार किया जाता है जर्नलिज्म के फील्ड में जाने के लिए, आपको क्या लगता है, क्या वाकई जो है कहीं ना कहीं कई बार जाने अनजाने में मीडिया भी साथ हो लेती है अफवाहों के साथ, और उससे नुकसान होता है? देखिए, जब हम मीडिया की बात करते हैं तो मीडिया दरअसल समाज का अक्कास होता है, रिफ्लेक्शन होता है समाज का। वो मीडिया चाहे आप प्रिंट मीडिया के हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हैं या फिल्म इंडस्ट्री के हैं, अगर आप देखें कि आज से 20 साल पहले 25 साल पहले का जो मीडिया था, जो बातें उसमें आ रही थी और आज जो कुछ आ रही हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ, अंदाज बदल गया। एक वजह तो शायद इसका कॉर्पोरेटाइजेशन हमारे मीडिया इंडस्ट्री का हो गया। दूसरी तरफ ये कि समाज में बेहिसी और बेशर्मी आ गई है, लोगों के ऊपर के कान पे जूं नहीं रेंगती, आप हर तरह की बातें आ रही हैं। इस तरह से भी इन्होंने आसाम की बात कही, एक दूसरी कोई चीज़ को ऐसी नॉन इशू को इशू बना दिया जाएगा और फिर सारा फोकस मीडिया का उस पर हो जाएगा। ये दरअसल हमारे समाज की सोच की अक्कासी का। अगर हम 9/11 की बात करें, 9/11 के बाद जिस तरीके के हालात पैदा हुए हैं, मुस्लिम तबके को मोटे तौर पर कई बार हम देखते हैं कि हिकारत की और नफरत की निगाह से भी देखा जाने लगा था, जी। और उसमें इंटरनेशनल मीडिया ने भी बड़ा रोल अदा किया था, एक रोल प्ले किया था उसमें बाकायदा। आपको लगता है, और उसके बाद जो है वो शाहरुख खान को माय नेम इज खान बट आई एम नॉट अ टेररिस्ट फिल्म बनानी पड़ी, आपको लगता है कि इस तरह के हालात जो हैं वो सिर्फ ना सिर्फ हिंदुस्तान की बात हम करें बल्कि इंटरनेशनल जो एक एजेंडा बन गया है कुछ लोगों का, और वो बाकायदा मुहिम जो है साजिशें कर रहे हैं? नहीं, देखिए ये एक फैक्ट है और बेयर फैक्ट है, इसलिए इसके में कोई दो राय नहीं है कैसा है। सवाल ये है कि क्यों है। हमारी मुख्तसर समझ ये है कि रशिया के डाउनफॉल के बाद इस कैपिटल एजेंडा के सामने अगर कोई थ्रेट था और है तो इंटरनेशनल लेवल पर वो मुस्लिम दुनिया का थ्रेट है, आइडियोलॉजिकली हो या जो कुछ उनका एग्जिस्टेंस हो उसकी बुनियाद पर। तो इन लोगों की स्टडी और इन लोगों की रीच इतनी है कि मुस्लिम दुनिया खुद अपना एजेंडा सेट करे उससे पहले ही मुस्लिम दुनिया के बारे में सोचते हैं, तो कबल इसके खड़े हों उससे पहले उसको दबा देना चाहते हैं। तो ये सारी ये थियरीज़ हैं, इसमें बहुत सी चीज़ों का जवाब नहीं देना चाहते हैं, इसलिए कि वो बहुत ही यारी और सफाकी के साथ और सफाई के साथ चीज़ों को प्लान करते हैं। यानी मुस्लिम लोग जिनकी सिचुएशन इवन किसी कंट्री से ले लें, जिस सऊदिया की और जिन गल्फ़ कंट्रीज़ की हिफाजत ही अमेरिका करता हो, तो और ये अफ़गानिस्तान जिनके पास जो है कोई चीज़ का एजुकेशन और डेवलपमेंट ना हो, लोग इतने सोफिस्टिकेटेड हो गए कि वहाँ पर जाके वो टावर्स को इतना स्मूथली बिठाते हैं कि हैरत होती है कि क्या टेक्नोलॉजी है। ज़ाहिर है कि टेक्नोलॉजी तो बहुत एडवांस कंट्री कुछ कर सकती हैं, उन्होंने किया मुसलमानों के नाम से किया और वहाँ से टेरर का एजेंडा ऑल ओवर वर्ल्ड फ्लोट किया। अब कंट्रीज़ में जो डीलिंग्स होती हैं उसमें वन ऑफ द एजेंडा ये होता है कि टेरर से हमको फाइट करना है। टेरर क्या है? टेरर के लिए आपको आर्म्स के साथ, एजेंसीज़ के साथ, बहुत सी सहूलतों के साथ अपने मुल्क को डेवलप करना है, स्ट्रेंथन करना है। इसलिए आज भारत के इस गरीब भारत का, जहाँ पर कि 2/3 लोगों को इस महंगाई ने 2 वक्त की नहीं 1 वक्त की रोटी देने से महरूम कर दिया है, आज भी तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपया आप डिफेंस पर खर्च कर रहे हैं। ये जो बजट, इससे भी ज़्यादा बजट बढ़ता जा रहा है, मुस्तकिल बढ़ रहा है, बहुत रैपिडली बढ़ रहा है। ये क्यों? इसलिए कि सवाल ये है कि इनका ये कस्टमर किसके हैं, प्रोडक्ट किसका सेल होगा। सेल होना है अमेरिका का, सेल होना है इसराइल का, और इसके लिए फिर क्या है, ये कोई सब्ज़ी तरकारी तो नहीं है कि मुगलाई और साउथ डिश देखेंगे और बंगाली डिश देखेंगे और पंजाबी। यहाँ तो ये है कि खून, कत्ल और उसके नाम पर टेरर, और टेरर के नाम पर फिर एजेंसीज़ के सौदे, हथियार के सौदे और फिर मिलिटराइजेशन ऑफ स्टेट। ये सारे बेनिफिट्स के लिए किसी को टारगेट करने के लिए कोई ग्रुप मिला है इंटरनेशनल लेवल पर, तो वो सॉफ्ट टारगेट है मुस्लिम। इसलिए वो सारा एजेंडा चाहे 9/11 से शुरू होता हो या 26/11 पर आता हो, चाहे किसी नाम से हो, लेकिन ये चीज़ें ऐसा भी नहीं है कि टोटली बहुत कामयाबी से फ्लोट कर दी गई हों। खुद वहाँ की दुनिया उस पर सवाल उठाती है, हम यहाँ सवाल उठाते हैं। शुजात चारी साहब, जैसे इन्होंने इशारा किया है कुछ ताकतों के, कुछ बड़े मुल्कों के खिलाफ कि भाई उनको अपने हथियार बेचने हैं, और किस तरीके से वो हथियार बेचे, क्योंकि हथियार जो है वो रोज़ सुबह शाम काम आने वाली चीज़ नहीं है। आपको खाना नहीं खाना है, पानी नहीं पीना है, कि आपको इस्तेमाल करना ही करना है।
तो किसी को टारगेट बनाना पड़ेगा, किसी को बताना पड़ेगा कि इनसे डर है, और डर दिखाने के लिए उन्होंने मुस्लिम तबके को खड़ा कर दिया है। अफगानिस्तान से शुरुआत हुई है, जैसे भी आपने इशारा किया है। आपको लगता है कि जब इस तरह की बातें होती हैं, कहीं ना कहीं हमारे मुल्क के लोग जो हैं बहुत बड़े पैमाने पर सफ़र भी करते हैं, जिसको हम मुसलमान कहते हैं उनको, और ख़ास तौर से इस काम के लिए भी मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है? मुझे लगता है कि हम इस विषय को थोड़ा अलग कंटेक्स्ट में जी। देख रहे हैं। जो आम देश हैं, जिसको हम प्रगत देश कहते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ कहते हैं, उनका एजेंडा क्या है, वो देशों में एजेंडा कैसे घुसाते हैं, ये अलग विषय है अपने आप में। सवाल ये है कि आज जो मीडिया है उस पर उसका और हमें आज़ादी के पहले की मीडिया की तुलना करनी चाहिए। आज दुर्भाग्य से क्या हुआ है, अनफॉर्चुनेटली आज एक जो देश भर में बिकता है, और ख़ास करके अंग्रेज़ी अखबार, मुझे ये कहने की मतलब अंग्रेज़ी अखबारों के ख़िलाफ़ मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक अपनी बात रख रहे हैं आप। अंग्रेज़ी साप्ताहिक ऑर्गेनाइज़र का मैं 12 सालों तक संपादक रहा। अंग्रेज़ी से मेरा कोई दुश्मनी नहीं अंग्रेज़ी से, परंतु एक जो धारणा है कि जो अंग्रेज़ी अखबार हैं वो नेशनल डेलीज़ ऐसा कहते हैं, हम भी कभी कहते हैं नेशनल डेली, और जो मराठी, गुजराती, उर्दू, अच्छा उर्दू अखबार को हमने अलग खेमे में डाल दिया, उर्दू प्रेस, मतलब उर्दू प्रेस। और अगर कल उर्दू प्रेस, वो भी मीडिया नहीं, उर्दू प्रेस। अच्छा, और बाकी रहे वर्नाकुलर, मतलब हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, जिसी भी भाषा में छापो आप, यानी जो 98% लोग पढ़ते हैं वो वर्नाकुलर प्रेस, और जो 2% लोग पढ़ते हैं वो नेशनल प्रेस हो जाता है। ये जो हमारे दिमाग में भी जो बैठ जाता है ना, ये इसका एक बहुत बड़ा एक माहौल क्रिएट करके, और इसका जो है वो किसी पढ़ने वाले से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता है, ये विज्ञापन से ताल्लुक़ रखता है। आप नेशनल प्रेस हैं तो आपको 30% विज्ञापन मिलना चाहिए, आप उर्दू प्रेस हैं आपको 2% मिलेगा। आपको ताज्जुब होगा कि इस देश में सबसे कम अगर किसी को सरकारी रेवेन्यू मिलता है तो वो उर्दू प्रेस नहीं है, वो संस्कृत है, जो हमारे देश की सभी भाषाओं की मूल भाषा हम कहते हैं। उस भाषा में अगर आप कुछ छापोगे तो सरकार पैसा नहीं देगी आपको, और उसके बाद अगर कोई प्रेस आता है तो वो उर्दू प्रेस है। आप कहते हैं उर्दू लोग पढ़ते बहुत कम है, केवल मुसलमान पढ़ते हैं, जैसे कि साहब ने कहा कि सही बात है, उर्दू कोई मुसलमानों की भाषा नहीं है, परंतु हो गया। ये एक बहुत बड़ी एक जो प्रॉब्लम है वो मीडिया के सामने है, लोगों के सामने भी है। लेकिन जिस बात को लेकर हम आज चर्चा कर रहे हैं उसमें क्या है कि जो मीडिया एक समय में एक दृष्टि से देखा जाए तो एक मिशन था। आज़ादी के पहले उर्दू मीडिया हो, उर्दू पेपर हो, अंग्रेजी पेपर हो, कुछ भी हो, सारे पेपर यही लिखते थे कि अंग्रेज कैसे खराब हैं, अंग्रेजियों के खिलाफ हमें लड़ना चाहिए, ये सबका एक मकसद था और यही लोग लिखते थे। और जब पाकिस्तान की बात हुई तो जिन्ना के खिलाफ सबसे ज़्यादा लिखने वाले उर्दू प्रेस थे, कोई नेशनल प्रेस नहीं लिख रहा था। जो नेशनल प्रेस उस समय था 1947 के पहले, जो नेशनल खास करके अंग्रेजी प्रेस था वो अंग्रेज़ों की हुकूमत के खाली था, इसीलिए अंग्रेजी हुकूमत के कारण वो ये लिख रहे थे कि जो जिन्ना साहब कह रहे हैं वो सही है। उर्दू प्रेस लिखता था कि नहीं गलत है, ये लिखने वाले थे। परंतु आज हो क्या गया है, आज बिल्कुल उसका एक उल्टा और विपरीत परिणाम हो गया। आज मीडिया जो है उसमें कोई मिशन नहीं है। जैसे साहब ने सही कहा कि आज कोई भी स्टूडेंट जाता है वो सबसे पहले वो कहता है कि हमें वो कैमरा वैमरा का ट्रिक सिखा दीजिए, बस एक कैमरा हाथ में मिल गया और तो मैं बहुत बड़ा पत्रकार बन गया। अब वो कैमरा के सामने खड़ा रह के क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, वो अगर सही भी बोलता होगा तो उसका जो एडिटर होगा, न्यूज़ एडिटर होगा, वो सोचेगा वो कहेगा तो पागल आदमी है, तुमने क्या खबर लाया, ऐसा खबर हम नहीं चलाएंगे, ऐसा खबर लाओ जो चलना चाहिए। हम अंग्रेजी मीडिया की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करते हैं, हिंदी मीडिया की बात करते हैं, और ऐसा कुछ कहा जाता है कि भाई नफरत की जो है वो जो एक सियासत है या फिर एक जो साजिश है उसका हिस्सा वो बन जाती हैं। लेकिन हम उर्दू मीडिया की बात करें, आसाम दंगे हुए, दंगों के बाद जिस तरीके से जो फिर अलग अलग जगहों पर मुजाहिरे हुए और आंदोलन हुए, रजा अकेडमी ने मुंबई में किया, लेकिन उससे पहले जो भी भूमिका बनाई उर्दू मीडिया नहीं बनाई। और फिर जब वो मुजाहिरा कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, किस तरीके से वो हिंसक रूप उसने जो है ले लिया, किस तरीके से खतरनाक तरीके से मीडिया के लोगों को भी टारगेट किया गया, पुलिस वालों को भी टारगेट किया गया। तो हम क्यों नहीं ये बात मान लें कि साजिश का हिस्सा जो है वो किसी ना किसी तौर से जो है वो सारी मीडिया हो रही है,
उर्दू अपने हिसाब से चल रही है। जैसे आपने भी अभी कहा कि भाई अगर उर्दू का अखबार देखें तो लगता है हम किसी और दुनिया में जी रहे हैं, लगता है कि सारी दुनिया ही हमारी दुश्मन है, और वही खबर जो है हम हिंदी में पढ़ें या अंग्रेजी में पढ़ें तो वो अलग होती है। तो आपको नहीं लगता कि उर्दू भी जो है अपने हिसाब से कहीं ना कहीं साजिश का हिस्सा है वो भी, या फिर वो भी मैनिपुलेट तो करती है चीज़ों को? नहीं, बिल्कुल आपका जो कहना है वो बिल्कुल 100% दुरुस्त है। इसमें कोई, जो आपने जितनी बात कही मैं उससे एग्री करता हूँ, लेकिन आपका जो बुनियादी सवाल है वो है कि क्या मुसलमानों के अंदर इस वक्त कोई ऐसा दहशत का माहौल है कि हमको फंसा दिया जाएगा, हमारे साथ कोई भेदभाव किया जा रहा है, ये सब हो रहा है। जैसे बहुत सारी खबरें आ रही हैं, जगह जगह पर यंग लड़कों को पकड़ा जा रहा है, बंद किया जा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि इसमें उर्दू मीडिया और अंग्रेज़ी मीडिया दोनों में कोई प्रोपोर्शन नहीं है, यानी इनके अंदर तालमेल की कमी है। अंग्रेज़ी उसको दबाने की कोशिश करती है, उर्दू उसको बहुत ज़्यादा उभारने की कोशिश करती है। कुछ अखबारात अंग्रेज़ी के भी ऐसे हैं जो इस तरह की गिरफ्तारियों पर उन्होंने तहकीक करके रिपोर्टें शाये की। देखिए, असल चीज़ मैं आपको बताऊँ, एक ज़माने में टाडा की मैं आपको मिसाल देता हूँ। मैं पार्लियामेंट का मेंबर था और सबसे पहले टाडा का मसला मैंने पार्लियामेंट में उठाया था। उस ज़माने में एक आम धारणा ये थी कि टाडा के तहत हिंदुस्तान में मुसलमान पकड़ लिए गए सारे, जबकि ये फैक्ट नहीं था। गुजरात के अंदर 19,000 लोगों पर टाडा लगा था, उसमें मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम्स की थी। इसी तरह से कश्मीर में टाडा जो लगा वो सारे मुसलमानों पे लगा। महाराष्ट्र में भी काफी बड़ी पंजाब तादाद के थी। अंदर जितने महाराष्ट्र के टाडा अंदर- लगा वो सब सिखों के खिलाफ लगा। इसी तरह से आंध्र प्रदेश के अंदर जो टाडा लगा ज़्यादातर नक्सलाइट्स के खिलाफ लगा। तो मैंने पार्लियामेंट में आंकड़ों से ये साबित किया था कि टाडा एक ऐसा कानून है जो इंसान तो क्या जानवर पर भी नहीं लगाया जा सकता, और वो एक ड्रैकोनियन लॉ था। उसके खिलाफ पार्लियामेंट में हमने लड़ाई लड़ी। मैंने तो यहाँ तक कहा था अगर इसको अब दोबारा से इसको एक्सटेंड करने के लिए पार्लियामेंट में लाया गया तो पार्लियामेंट से बाहर मेरी लाश जाएगी, मैं इस टाडा को नहीं चलने दूंगा। और बाद में उस वक्त सरकार को उसे ख़त्म करना पड़ा, और रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट से हम चाहते थे वो ख़त्म हो। आपको पता है कि कन्विक्शन रेट कितना था टाडा का? अगर 100 लोग पकड़े गए उसमें एक आदमी भी मुलजिम साबित नहीं होता था, मुजरिम साबित नहीं होता था, सब छूटते थे। लेकिन बरसों के बाद, सालों के बाद वो अंदर रहते थे। तो सवाल ये है कि जिस वक्त, उसी वक्त एक कमेटी बनाई गई थी और जिसने टाडा के रिव्यू किए मेरी स्पीच के बाद पार्लियामेंट में, मैंने चूँकि आदाद व शुमार की रोशनी में ये साबित किया था कि टाडा, और उसको मुझे कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन, शेषाद्री को शायद याद होगा कि शिवसेना ने मुझे सपोर्ट किया था, भारतीय जनता पार्टी ने मुझको सपोर्ट किया, चूँकि मैंने साबित किया कि ये लोग गलत। पता है क्या होता है, अगर आम एक धारणा ये है कि मुसलमानों के खिलाफ टाडा का इस्तेमाल हो रहा है तो इसका मतलब है कुछ लोग ये समझते हैं कि मुसलमान सब ऐसे ही होते हैं और टाडा के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है तो वो उसके लिए बोलते भी नहीं है। लेकिन जिस दिन हमने ये साबित किया कि टाडा में सिर्फ मुसलमान नहीं, एक आम इंसानों को बंद किया गया है, उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, उसके अंदर बेगुनाह लोग भी हैं, ऐसे भी लोग हैं जिनका कोई मजहब नहीं है, उनको भी टाडा में 14 साल के लोगों से लेकर के 70 साल तक के लोगों पर टाडा लगाया गया। जिस बात का जिक्र आपने शुरू में किया उस पर हम ज़्यादा बातचीत नहीं कर सके, रोल ऑफ मीडिया की तरफ चले गए हम। रोल ऑफ मीडिया तो अपनी जगह पर है, लेकिन ये देखने की ज़रूरत है कि जिन लोगों को पकड़ा जा रहा है क्या वो सही है। अभी उर्दू अखबारों में रोज़ ये खबरें आती हैं कि कुछ लोगों को 3 साल पहले पकड़ा गया था, 4 साल पकड़ा गया था, जेल में रहे और वो बाइज्जत तौर पर कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। इस किस्म के केसेस को अंग्रेज़ी और हिंदी के मीडिया को हाईलाइट करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करते। हाँ, वो जब पकड़े गए थे तब उनके यहाँ बड़ी बड़ी सुर्खी लगी थी कि 3 मुस्लिम नौजवान टेररिज्म में पकड़े गए। इसी तरह हमारे यहाँ बजाय इसके कि 4 कॉलम की खबर छपती, हमने भी बैनर बना दिया था उसका कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। देखिए, ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ को अगर आप हाईलाइट करेंगे उसका भी नुकसान होगा, बिल्कुल, और अगर उसे कम करेंगे तो उसका भी नुकसान। यानी आप ये कह रहे हैं कि जबानों की बिना पर जो है कई बार जो है वो लोगों के साथ गड़बड़ियां होती हैं। और आज हम बात कर रहे हैं कि क्या मुसलमानों के खिलाफ खास तौर से हिंदुस्तान में या फिर पूरी दुनिया की बात हम करें, वहां पर नफरत की जो है वो सियासत, मुहिम या साजिश हो रही है और उसमें मीडिया किस तरीके से जो है उसका साथ दे रहा है। शेषाद्री चारी साहब आपके पास आएंगे। अगर हम बात करें मीडिया की तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गई, प्रिंट मीडिया हो गई, लेकिन इन दिनों एक अहम चीज़ हो गई सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर या फिर दूसरे जरिए जो हैं, वहाँ पर कई सारी पार्टीज़ की मैं बता रहा हूँ आपको, कई सारी पार्टियाँ ऐसी हैं जिनके ऊपर लोगों के कमेंट्स आते हैं, कुछ मुसलमानों के खिलाफ कुछ लिख दिया, उसके ऊपर जो बुरे बुरे कमेंट्स आते हैं उनको पढ़ करके भी नहीं सुनाया जा सकता। आपको लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है
इस वक्त मुल्क के सामने भी, और कई बार हम जो है देखते हैं कि हुकूमतें भी इस बात को जो है वो मान चुकी हैं, उनको भी इस बात का एहसास हो गया, भले ही पॉलिटिकली हम कुछ भी बयान दें, आज जो है वाकई सोशल मीडिया भी एक अहम जरिया बन गया है मैसेज पहुंचाने का, और ये और भी ज़्यादा खतरनाक है। सही कह रहे हैं, सोशल मीडिया ये एक दुधारी तलवार है, एक और अच्छा भी है और बुरा भी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि देखिए पूरा मीडिया का जो डेवलपमेंट हुआ है, इंटरनेट से लेके आज की जो टेलीविज़न मीडिया है, ये सब हमने कोई बहुत बड़ा रिसर्च और सब करके यहाँ पर हमारे देश में हमने स्वीकार नहीं किया। ये जैसे भी अमेरिका ने इन चीज़ों को निकाला, खोज निकाला, हमने फौरन उसको जो है और- कैप्चर कर लिया। और वहाँ वो अच्छा फैल गया और देखा कि वहाँ पर उसका एक बहुत बड़ा कमर्शियल इंटरेस्ट निर्माण हो गया। देखिए इंटरनेट जो है वो पेंटागन ने, अमेरिकन आर्मी ने अपने लिए उपयोग में लाया, इसीलिए उसका डेवलप किया। लेकिन कुछ साल उन्होंने अपना उपयोग करने के बाद उनको लगा कि अगर इस इंटरनेट को हम कमर्शियल तरीके से उपयोग करेंगे तो इसमें बहुत पैसा है, जितना रिसर्च हमने उसमें लगाया, पैसा लगाया, वो हम निकाल सकते हैं। तो उन्होंने कंपनियों को बुलाया और कहा कि देखिए ये सिस्टम है, आपको अगर अच्छा लगता है तो आप ले लो। सब कंपनियों ने देखा तो ये तो इसमें बहुत बड़ा पैसा है, सब लोगों ने स्वीकार किया, उसको प्रसिद्धि किया, प्रचार किया और उन्होंने ले लिया। और शायद 93-94 के आसपास वो हमने स्वीकार लिया और आज वहाँ से लेके ईमेल और इंटरनेट यहाँ तक फैली हुई है। अब इसमें हमने रिसर्च कभी किया क्या, कि हमने कभी सोचा कि भाई इंटरनेट और एसएमएस हमारे देश में आने से उसका दुरुपयोग कौन किस लिए कर सकता है, कौन कैसे कर सकता है, इस पर निगरानी रखने की कोई व्यवस्था हमने सोचा नहीं। अब इस पर निगरानी रखने की भी व्यवस्था अमेरिका ने सोचा, किसी कंपनी ने, हमने देखा तो ये तो अच्छी बात है, ये तो बीमारी भी दे रहे हैं और उसकी दवाई भी दे रहे हैं, तो हमने उनकी बीमारी भी ले लिया, उनकी दवाई भी ले ली। लेकिन खुद की जो है वो कोशिश नहीं की, की खुद तरफ से। हमने आज तक कुछ नहीं किया। ये सोशल मीडिया का भी यही हालत हुआ। सोशल मीडिया में आज अगर मैं ये कहूँ कि मैं फेसबुक में नहीं हूँ तो लोग मुझे देखते हैं कि ऐसा देखते हैं कि मानो ये कोई इसमें कोई हिकारत कमी की है नज़र से देखते हैं कि ये फेसबुक में नहीं है, इसका ईमेल आईडी नहीं है। अमेरिका में एक जोक भी आया था पेपर में कि एक आदमी पर्चा लिया खड़ा हुआ है रास्ते में, आई हैव नो ईमेल आईडी उसमें लिखा है। मतलब जिसके पास ईमेल आईडी नहीं है, जिसके पास फेसबुक अकाउंट नहीं है, जो सोशल मीडिया में पार्ट नहीं लेता है, जो ट्विटर में नहीं है, और आज एक बड़ा ट्रेंड हो गया। आज मिनिस्टर जो है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सब ट्विटर में अपना समाचार देते हैं। मतलब आज किसी को मिलकर बात करने की कोई लगता ही नहीं है कि ये बात करनी चाहिए। जो भी सब कहना है वो ट्विटर पे या फेसबुक पे डाल दीजिए, अब सोशल मीडिया पे डाल दीजिए, वो छप जाएगा इसका अखबार जब में। प्रचार इतना हुआ है तो इसकी जो अच्छी बातें होती हैं वैसे इसकी बुरी बातें भी होंगी। और जिस समाज में, जिस लोगों में इन सभी बातों के बारे में कोई शिक्षा दीक्षा कुछ भी नहीं है, उनको यही लगेगा कि इसका उपयोग जैसे हम मर्जी करें। लेकिन हालांकि मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि ये जो हेट समाचार जो होते हैं या हेट खबर जो होते हैं या कमेंट्स जो होते हैं वो वास्तव में ज़्यादा नहीं होते हैं, एक कम बात। लोगों के और होते दूसरी हैं, बात, बिल्कुल मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी ऐसे होते हैं जो इसका उपयोग करते हैं। और बहुत से बार हमारा एक, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं इस बात को कोई प्रूव नहीं कर पाऊंगा, परंतु बहुत बार ऐसा होता है कि मेरी बात अगर कोई मानते नहीं है तो मैं कहता हूं कि मैं अपने नाम पर, शेषाद्री चारी के नाम पर एक अकाउंट खोल दिया और अफजल बेग के नाम पर एक अकाउंट खोल दिया। अब ये अफजल बेग कौन है किसी को पता नहीं है, और वो अफजल बेग लिखता है बीजेपी खराब है, हिंदुत्व खराब है, और फिर उसका जवाब शेषाद्री चारी देता है। वो कहता है कि ये सही नहीं है। मतलब एक ही व्यक्ति दोनों खबरें दे रहा है, ये भी होते हैं। अब इस पर भी ये लेकिन आप एक सही चीज है तो मानेंगे कि सामना गलत में जो है। छपता है, सामना में जो छपता है वो तो पता है कि किन की तरफ से छपता है, या फिर दूसरे अखबार, भले ही उसमें मैंने कहा उर्दू मीडिया भी कई बार उसका लेकिन जो है सोशल हिस्सा बनती मीडिया है। में, सोशल मीडिया में आप पता नाम नहीं कर फेसबुक सकते, है, पता नहीं कर सकते आप। लेकिन वहां पर कोई आप पता नहीं कर सकते हैं, और ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। मुस्तफा साहब, मैं आपके पास आऊँगा। आपको लग रहा है कि एक ज़माने में जो फिल्में बनती थी, हम पुराने ज़माने की फिल्में देख लें और अभी तक भी बहुत सारी फिल्में हैं, हिंदी फिल्मों की हम बात करें, बहुत सारी अंग्रेज़ी फिल्में भी अच्छी हैं, तो उनके अंदर एक मैसेज होता था आपसी भाईचारे का भी, किसी इशू को लेकर के फिल्म बनती थी और मैसेज के साथ जो है वो अपनी बात कह करके ख़त्म होती थी फिल्म। आजकल अभी देख रहे हो आप जो है वो गूगल के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर जो है एक फिल्म आई है इंग्लिश, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आई है, उनकी ज़िंदगी के बारे में आई है, उनको गलत तरीके से पेश किया गया है, उसके खिलाफ से और भी ज़्यादा नफरत। फिल्म का जो एक सिस्टम है, जो एक जो फिल्में बननी शुरू हुई थी,
उसको भी गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और फिल्मों के जरिए भी अब नफरत की जो एक आग है, एक मुहिम है, एक साजिश है, उसका इस्तेमाल होने लग गया है। देखिए सब चीज़ें जो है एक वो टूल होती हैं, डिपेंड करता है कि उस टूल का इस्तेमाल करने वाला कौन है और उसका माइंडसेट क्या है। और अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को हासिल करने के लिए वो सारे टूल्स, सारे इन्फ्लुएंस, सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल करता है। और जिस तरीके से प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंशियल है, ये बात बहुत क्लियर है कि विजुअल इफ़ेक्ट बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए फ़िल्म का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अब समाज में जो चीज़ जितनी प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा होगी वही चीज़ आएगी। बदकिस्मती से भारत में ये चीज़ बढ़ने लगी है। गणना जो है वो बुनियाद हो गई है अपने मकसद को हासिल करने की। अगर आप इन्हें पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव, ह्यूमन ग्राउंड पर कन्विंस कर सकते हैं तो फील्ड तो ओपन है, और जो जितना पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव होगा उसका काम, उसकी आइडियोलॉजी लोगों को कन्विंस कर देगी। लेकिन अगर आप कहीं उसमें लैग करते हैं तो नतीजे में आप वो मीन इख्तियार करते हैं जिससे कि आप सेंसिटाइज करें, लोगों को सेगमेंटेशन में डालें, अपना वोट अपने पास करें, दूसरे का वोट दूसरे के पास करें, तो नतीजे में आप ये फिर नीति से निकलकर वो कूटनीति की तरफ, राजनीति से निकल के कूटनीति पर आते हैं। ये सारी चीज़ें वो सारी मीडिया इस्तेमाल करता है, चाहे फिल्म हो। तो फिल्म में आप ये देखेंगे कि जितनी फिल्में इसमें नफ़रत को फैलाने के लिए है तो उसको काउंटर करने वाले जहन है, तो कुछ वो लोग भी हैं जो इसकी हकीकत भी बताते हैं कि ये हकीकत ऐसी और ऐसी है। लेकिन बहरहाल ये है कि प्रोपोर्शनेटली नफ़रत जो है डोमिनेट करती है और इंसानियत जो है वो मगलूब है। बिल्कुल। आपको नहीं लगता कि अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, इमराना का मामला हो, शाहबानो का कभी केस रहा हो, और या फिर बहुत सारे केस आते हैं, सानिया क्या पहनेगी, ये जब इस तरह के फतवे आते हैं या इस तरह की बातें होती हैं, उनको जो है वो अखबार की हेडलाइन बनती हैं, सुर्खियाँ बनती हैं और टेलीविज़न के ऊपर जो है बड़ी बड़ी बहसें होती हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि दंगे होते हैं, मुसलमान कितने मारे जा रहे हैं, कितना नुकसान हो रहा है या फिर दूसरी चीज़ें हो रही हैं, उनको चौथे, पाँचवें या छठे पेज पे जो है वो जगह मिलती है, बहुत छोटी सी खबर बन जाती है वो, और छोटे छोटे इश्यूज़ को बढ़ा चढ़ा करके पेश करती है, जिससे जो है मुसलमानों की तस्वीर ख़राब बनती है। लेकिन जो असल इश्यूज़ हैं उनको चौथे, पाँचवें पेज पर छोटी सी खबर बना करके दे देते हैं। ये भी एक जो है वो बड़ी वजह है जिससे नफरत भी फैलती है और जिससे कन्फ्यूज़न भी जो है वो क्रिएट होता है। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं वो सही है। आज से बहुत साल पहले एक बहस हुई यहाँ के किसी बड़े हॉल में, और उसमें रखा गया कि उर्दू मीडिया जो है वो बड़ा हॉस्टाइल है, वो बहुत ज़्यादा हेट्रेड फैलाता है, और अंग्रेज़ी के लोगों ने भी वहाँ पर शिरकत की। तो मैं 2 अखबार ले गया अपने साथ। तो एक अखबार में एक बहुत बड़े मजहबी लीडर हमारे हैं, उनका इंटरव्यू छपा था कलर पेजेस में पूरे सफ़े का, और आधे सफ़े में उनकी सिर्फ तस्वीर दी गई थी, क्योंकि उन्होंने उस अखबार के ज़रिए मुसलमानों के मसाइल के ताल्लुक़ से कुछ ऐसे बातें कहीं जो प्रोवोकेशन के दायरे में आती हैं। उसी टाइम्स ऑफ इंडिया ने कुछ अरसे के बाद एक ख़बर छापी उन्हीं मजहबी लीडर के बारे में, जिसमें उन्होंने कश्मीर के एक लीडर के साथ बहस की और ये कहा कि हिंदुस्तानी मुसलमान जो है वो कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनने देना चाहता, वो चाहता है कि कश्मीर हिंदुस्तान में रहे और हिंदुस्तान का हिस्सा है। इस बात पर दोनों में झगड़ा हो गया और नौबत तकरीबन मार कुटाई की आ गई। इस खबर को 4 लाइन या 6 लाइन की एक कॉलम की खबर में शाये किया। मेरा ये कहना है कि वही लीडर जो प्रोवोकेशन की अगर उनकी नज़र में कोई बात है उसको पूरे सफ़े पे जगह देता है, और जो काम वो नेशनल इंटरेस्ट में उन्होंने किया, कश्मीर के बारे में कहा कि हिंदुस्तान का अटूट अंग है और हमारे साथ रहना चाहिए, हम एक और तकसीम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको उन्होंने एक कॉलम की 5 लाइन की न्यूज़ में दिया। तो ये जो रवैया है ये बुनियादी तौर पर गलत है। ये इसी मामले में नहीं है, ये जनरली होता है। अभी जो गाज़ियाबाद के अंदर हुआ चंद रोज़ पहले मसूरी में, उसमें 7 लोग मारे गए। ज़रा उठा के देखिए अंग्रेज़ी प्रेस में कहाँ है, उर्दू प्रेस भरा पड़ा है उससे। तो जाहिर है एक तरफ वो तबका है जो इससे डायरेक्ट मुतासिर हो रहा है, दूसरी तरफ वो अखबार है जो जिसको कम से कम खबर की हद तक तो उसको हाईलाइट करना चाहिए। मैं उर्दू अखबार तो पढ़ नहीं सकता हूँ, पढ़ता नहीं हूँ, पर तो उसमें क्या लिखा है मुझे पता नहीं था, परंतु कम से कम जो अंग्रेजी अखबारें हैं वो अब खबर देने लगे हैं कि ये जो घटना गाज़ियाबाद की इन्होंने कही, उसमें जिस शख्स को उन्होंने पकड़ा और जिस शख्स ने सबसे पहले ये कहा कि कुरान शरीफ को जलाया गया या रेलवे ट्रैक में पाया गया,
वो अब कहता है कि नहीं नहीं मैंने ऐसे कहा ही नहीं था, अब वो खबरें आने लगी है। मतलब सच्चाई कहाँ है? एक घटना घट जाती है, 7 लोग मर जाते हैं और पुलिस 10 तरह की फायरिंग बातें होता होती हैं है। फिर उसके ऊपर। और इसीलिए क्या होता है कि मुझे याद है कि 1961 और 65 के लड़ाई के समय और फिर इमरजेंसी में हम लोग, बहुत से लोग बीबीसी देखा करते थे, क्योंकि उनको पता था कि देश में क्या हो रहा है, इसकी सच्चाई अगर पता चलनी हो तो उनको देखना चाहिए। ये हालत आज हो गई है कि आज हम किस पर भरोसा करें। एक मिसाल देना चाहता हूँ कि कुछ समय पहले अमेरिका ने कहा था कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं इराक में। उसको ऐसा खबर बनाया सारी दुनिया में, हमारे भी जो देश के पेपर हैं उसमें भी छपा कि ये बहुत बड़ा मिसाइल हो गया। उसको लेकर उन्होंने उस देश पर आक्रमण किया, जो कुछ भी करना था कार्रवाई उन्होंने कर दिया, पूरा देश तबाह हो गया। आज धीरे धीरे खबर क्या आ रही है कि वास्तव में ये जो खबर थी वो बड़ा गलत था। इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन थे ही नहीं। ये आज धीरे धीरे खबर आ रही है। शाहीन साहब, मैं आपके पास आऊँगा। एक सर्वे 2006 में हुआ था और उसमें ये देखने की कोशिश की गई थी भाई इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्योंकि ये जो सिलसिला है ये लंबे वक्त से चला आ रहा है। तो उसमें 300 सीनियर जर्नलिस्ट थे, उनके ऊपर रिसर्च किया गया था, या सर्वे जो है उनके ऊपर बेस्ड था वो। उसमें पाया गया कि महज 3% जो हैं मुस्लिम ही बड़ी पोस्टों पर हैं, या फिर उस वक्त 2006 की बात मैं कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अच्छी पोजीशन में थे। आपको लगता है कि तादाद कम होने की वजह से मुस्लिम मसाइल क्या हैं, इश्यूज़ क्या हैं, किस तरीके से उनको लिखा जाए, किस तरीके से उनको बताया जाए, इस बात का जो है सिर्फ चूँकि मुस्लिम नुमाइंदगी कम है वहाँ पर, इसकी वजह से, कमी होने की वजह से जो है वो जो मसाइल हैं वो गलत तरीके से पेश किए जाते हैं और इसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान भी हो रहा है। डोमिनेशन है एक ख़ास तबके का, जो कि हिंदुस्तान में 5 और 6% हैं, उनका तबका, उनका डोमिनेशन है अखबारात पर। और ये सिलसिला आज भी चल जाता है कि मैंने बात कही थी शुरू में कि हमारे यहाँ बेहिसी और बेशर्मी आ गई हमारे समाज में। इतना साफ तौर पर ये बातें आने के बावजूद इस पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई और इस पर कोई तब्दीली नहीं आई किसी भी अखबार में। आप आज भी देख लीजिए, अखबारात में जाइएगा, अगर आप अखबारात के दफ्तर में जाएं या टेलीविज़न चैनल के दफ्तर में जाएं, उन तमाम जगहों पर उन मखसूस ज़ातों के थोड़े से लोग कब्ज़ा जमाए बैठे हैं जो डिसीजन मेकिंग पोजीशंस में हैं। हम जैसे लोग जो हैं, मैं भी इत्तफाक से अंग्रेज़ी अखबार में काम करता रहा हूँ, तो हम जैसे लोग जो हैं वो इत्तफाकन वहाँ पहुँच जाते हैं थोड़े बहुत, और हम किसी डिसीजन मेकिंग पोजीशन पर नहीं होते हैं। पर मैं थोड़ा सा रोक करके एक चीज़ जानना चाहूँगा, सिर्फ जानने की बात है ये, आपको नहीं लगता कि अगर कोई बड़ी पोजीशन पर पहुंचा है, आगे पहुंचा है, तो वो उसकी काबिलियत भी होगी वहाँ पर? यकीनन एक वजह ये भी है, लेकिन एक दूसरी वजह ये है कि हमने स्पेस दिया ही नहीं है। हमने समाज में तमाम तबकों को बराबरी का कोई दर्जा वो दिया नहीं, वो सिर्फ कागज़ पर है। ये ज़बानी जमा खर्च है जो हमारे पॉलिटिशियंस मुख्तलिफ जगहों पर अपनी तकरीरों में कहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हम एक मल्टी कल्चरल, मल्टी लिंग्विस्टिक, मल्टी रिलीजियस सोसाइटी में रहते हैं। हमारे कोर्स करिकुलम में स्कूल लेवल से तमाम रिलीजन्स के बारे में शुरू से बताना चाहिए। हम बहुत सारी चीज़ इग्नोरेंस की वजह से करते हैं, हमको पता नहीं होता। हम अपने चूँकि अखबार के दफ्तर में हम खुद बैठते थे अपने दोस्तों के साथ, जो मेरे गैर मुस्लिम साथी थे, उनको बहुत सारी चीज़ें मालूम ही नहीं है। वो कुछ तो ये कि अच्छा जो कुछ मालूम है वो अखबारात की सुर्खियों के ज़रिए मालूम है, जो कि अखबारात की सुर्खियाँ अखबार बेचने के लिए होती हैं, वो सहाफ़त का हिस्सा नहीं होती है, माज़रत के साथ। मोटे तौर पर मैं ये बात एतमाद से इसलिए कह सकता हूँ कि मैं खुद सहाफ़ी हूँ, ये काम करता रहा हूँ मैं, तो मैं जानता हूँ कि अखबार आप भी ये काम करते रहे हैं? जी बिल्कुल करता रहा हूँ। लाई जा रही है और इस मुहिम का हिस्सा कई बार मीडिया भी बनती है। मैं इसमें कहना चाहूँगा कि मीडिया जमहूरियत का चौथा सुतून माना जाता है, उस जिसकी सीढ़ियों पे चढ़ के एक मुआशरा तरक्की की बुलंदियों को छू सकता है। लेकिन यही मुआशरा, यही मीडिया आज कॉरपोरेट लॉबी के हाथों असीर होकर रह गया, और कभी ये अपने हथियार बेचने के लिए यूज़ करते हैं, तो कभी बॉलीवुड जो फिल्में बेचने के लिए होती है, हाँ वो बेचने के लिए यूज़ किया जाता है। जी, बहुत बार ऐसा होता है कि मीडिया खुद एक ऐसा कराने की कोशिश करता है, ट्रिगर करने की। अनट्रेंड लोग आ रहे हैं, वो लोग अपना दिखाते हैं अपना चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपना ताकि और दिखाया जाए, उनको ब्रेकिंग न्यूज़ बने, एक्सक्लूसिव दिखाते हैं, खुद ट्रिगर करते हैं। एक एग्जांपल है मेरे पास, एक यूपी में एक ज़िला है, वहाँ पे मीडिया वालों ने खुद बोला लोगों से कि पत्थर फेंको, हम तब शूट करेंगे, कुछ करो, तब हुआ। गलत न्यूज़ दिखाते हैं लोगों के खिलाफ। दूसरा मेरे पास सवाल ये है कि क्या सरकार को भी
कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई आर्टिकल 19 के अंडर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, उसके अंदर थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए मीडिया के ऊपर कि लोग डिफेम भी होते हैं, सब कुछ होता है, थोड़ा रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। शाहीन साहब, चूंकि आप बच्चों को तैयार कर रहे हैं मीडिया की फील्ड में आने के लिए, आपको क्या लगता है कि भाई आप उनको कैमरा चलाना सिखा दीजिए, आप उनको बता दीजिए कि आपकी बॉडी लैंग्वेज ये हो, फेस एक्सप्रेशंस ये हों, पर असल चीज़ इंसानियत भी कोई चीज़ होती है, और आप जब कुछ बात बोलते हैं, कुछ लिखते हैं, तो उसका समाज के ऊपर, मुल्क के ऊपर क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा, इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। और तमाम प्रोफेशनल चीज़ें हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये भी जो है इसके ऊपर ज़्यादा फोकस हो और इसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाए, और किस तरीके से जो है तालीम का जो है मामला वो कैसे बेहतर हो, ताकि जो भी बच्चा निकले मीडिया के फील्ड में जाए वो ट्रेंड होकर के निकले और कुछ ऐसा काम ना करे जिसकी वजह से जो है नफरत की या जो है दूसरी चीज़ें हैं वो उनको बढ़ावा मिले नफरत को। असन जो ये सारे नौजवान बैठे हुए हैं, जिस करिकुलम में भी ये हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जिस सब्जेक्ट में भी स्पेशलाइज कर रहे हैं, हर सब्जेक्ट में इसकी ज़रूरत है। इसलिए कि तालीम का मकसद हमारे यहाँ नौकरी होकर रह गई है, जबकि असलन ये तालीम का मकसद नौकरी नहीं है, नॉलेज हासिल करना और एक ज़िम्मेदार शहरी तैयार करना, एक अच्छा इंसान बनाना है। अफसोस की बात यह है कि हमारा पूरा फोकस इस वक्त सिर्फ ये है कि हम किस तरह से इंजीनियर बन जाए, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा जहेज़ मिल जाए उसको। तो हम पूरे समाज की जो सोच है वो उसका रिफ्लेक्शन हर तरह से हो रहा है। यकीनन मीडिया में जो आ रहे हैं, चूँकि आपने मीडिया से मेरा ताल्लुक़ इस वक्त है, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो मीडिया का ऐसा ग्लैमर है, और ये ग्लैमर जो प्राइवेट टेलीविज़न चैनल्स आए हैं इनकी वजह से आया है। फिल्म के बाद दूसरा ग्लैमर अगर लोगों को दिख रहा है तो टीवी चैनल्स में दिख रहा है। तो मीडिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर 90% शायद 95% ग्लैमर की वजह से आते हैं। वो आते ही ये सोच करके हैं कि हम आते ही जहाँ से डिग्री लेके निकलेंगे और सीधे कैमरे के सामने हम होंगे, एंकर बन गए होंगे। उनको ज़्यादा कुछ नहीं मालूम, वो उससे ज़्यादा कि उनकी दिलचस्पी भी नहीं होती, लेकिन उनको बताना पड़ता है कि भाई तुमको कुछ और भी चीज़ें पढ़नी है, इसके अलावा भी दुनिया भी जाननी है। शेषाद्री जी, अब आपके पास आएंगे। कई बार हम देखते हैं कि अखबार के ज़रिए मुसलमानों से जुड़ी हुई कोई खबर होती है, ख़ासतौर से दहशतगर्दी से जुड़ी हुई, तो जो मुलजिम होता है उसको मुजरिम बना करके पेश किया जाता है और वो बड़ा ख़तरनाक साबित होता है। ये ऐसी चीज़ें ना हो, हमारा मीडिया, अखबार और जो भी दूसरे लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं वो ना करें। क्या कुछ होना चाहिए? क्या आप लोगों को रोल प्ले करना चाहिए और क्या दूसरे लोगों को जो है वो रोल प्ले करना चाहिए? देखिए, मीडिया को किसी ने जजमेंट का अधिकार नहीं दिया है, परंतु आज मीडिया इस हद तक पहुंच चुकी है कि मैं इसमें आपसे थोड़ा इस बात पर सहमत नहीं हूं। ये कोई केवल मुसलमानों तक सीमित नहीं है। ये किसी भी वारदात में कहीं भी कोई भी हो, उस व्यक्ति को एक ऐसा पेश किया जाता है कि ये इसके खिलाफ जो केस दर्ज हुआ है ये मुलजिम है। ये नहीं कहा जाता है कि इट हैज़ बीन अलेज्ड। पहले एक समय था जब लिखा करते थे कि इट हैज़ बीन अलेज्ड, लेकिन आज दुर्भाग्य से मैं इनकी बातों से सहमत हूँ कि आज जो हमें ट्रेनिंग दी जाती है उस ट्रेनिंग में कुछ बातों का उल्लेख नहीं होता है कि जब तक एक व्यक्ति के खिलाफ कोई केस दर्ज होकर उसका साबित नहीं हुआ है तब तक आप उसको ये नहीं कह सकते हैं कि इज़ ए क्रिमिनल। आप ये कह सकते हैं द अलेज्ड क्रिमिनल, ये कह सकते हैं। परंतु ये जो नाइसिटीज़ ऑफ लैंग्वेज है इस पर कोई चिंता नहीं करता है। लोग कहते हैं कि ठीक है, ठीक है, पहले ही जो है अखबार और मीडिया जो है अपना फैसला सुना देती है। ये एक बात है। और दूसरी बात जो बताई गई इन्होंने कि हमें जो स्टूडेंट्स हैं, मीडिया के स्टूडेंट्स हैं और बाकी स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स भी हैं, उनको सेंसिटाइज करने की बहुत आवश्यकता है इन बातों पर। ये खास करके सोशल मीडिया के संदर्भ में आजकल जो CCE का जो ट्रेनिंग दिया जाता है CBSE की तरफ से, सभी स्कूलों में टीचरों को ये कहा जाता है कि आप इन सभी बातों को लेकर कैसे सेंसिटाइज करेंगे, क्योंकि 67% ऑफ द चिल्ड्रन आर एडिक्टेड टू इंटरनेट। ऐसे समय में आप अगर उनको स्टूडेंट्स को क्लासरूम में ये बताएंगे नहीं, आप अलजेब्रा, ज्योमेट्री और जो सिखाना है सिखाइए, परंतु इन बातों को भी सिखाने की आवश्यकता है कि मीडिया के साथ कैसे हमें ताल्लुक़ रखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए, किस व्यक्ति के बारे में क्या उल्लेख करना चाहिए, इन बातों को सेंसिटाइज करने की आवश्यकता है। तीसरी बात है कि हमें एक अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा। आज कोई अवेयरनेस क्रिएट नहीं करता है, क्योंकि अवेयरनेस क्रिएट करने में पैसा नहीं है। अवेयरनेस क्रिएट करने से आपका TRP नहीं बढ़ेगा, आपको कोई आपका शेयर होल्डिंग नहीं बढ़ेगा, आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो अवेयरनेस क्रिएट कौन करेगा? पॉलिटिकल पार्टीज नहीं करेंगे, मीडिया नहीं करेगी। इसीलिए समाज में अवेयरनेस क्रिएट करने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ा जो है वो एक
ये जो कंट्रोल मैकेनिज़्म है, उस कंट्रोल मैकेनिज़्म के बारे में हमें सोचना चाहिए। जब तक अवेयरनेस नहीं होगा, जब तक स्टूडेंट लाइफ में या फॉर्मेटिव स्टेज जिसको कहते हैं, देखिए मेरा ताल्लुक़ सबसे ज़्यादा जो रहा, मैं स्टूडेंट जब था, स्कूल में जब जाता था, तब से मैं आरएसएस का हूँ। और मुझे आरएसएस में कभी ये नहीं कहा गया कि हिंदू अलग, मुसलमान के प्रति हेट्रेड करो, ये कभी नहीं पढ़ाया गया। और उस समय मैं जब स्कूल में था, तब मैं ऑर्गेनाइज़र भी पढ़ता था और रेडियंस भी पढ़ता था। मुझे कहा गया, मेरे जो नेता थे, बड़े लोग थे, उन्होंने कहा कि केवल ऑर्गेनाइज़र मत पढ़ो, रेडियंस भी पढ़ो। दूसरे लोग क्या सोचते हैं ये भी तुम्हारे समझ में आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। क्या कहेंगे आखिर में, क्या कुछ होना चाहिए? और चूंकि आपने कहा कि भाई इंसान को इंसान समझा जाए, और उसको बच्चे जो हैं, जो मतलब तालीम हासिल करें, उनको वैसी ही जो है तालीम भी देनी पड़ेगी, उनको सिखाना पड़ेगा। मैं बहुत क्या कुछ मुख्तसर होना तौर चाहिए? पर जी। एक बात कहूँगा अपने नौजवानों से कि उनको अपना किरदार इतना अच्छा बना करके सामने पेश करना चाहिए ताकि दूसरे लोगों की ये हिम्मत ही ना हो कि वो उनके बारे में कोई उल्टी सीधी बात कह सकें। सबसे ज़्यादा आपका अपना किरदार अच्छा होना चाहिए। हमारी बच्चियाँ भी यहाँ बैठी हुई हैं, बच्चे भी यहाँ बैठे हुए हैं, आप कॉलेज में पढ़ते हैं, आप स्कूलों में पढ़ते हैं, आप इंस्टीट्यूशन में जाके पढ़ते हैं, आपका इमेज ख़राब हो रहा है। उसमें मीडिया भी है, उसमें इंटरनेशनल एजेंसीज़ भी हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें काम कर रही हैं। खुद हमारे अपने लोग भी कभी कभी ऐसे काम करते हैं। अभी इन्होंने कहा कि शाहरुख खान या उस तरह के लोगों को पेश करते हैं, मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती। शाहरुख खान भी एक आइडियल है और वो एक मुसलमान है, उससे एक मैसेज जाता है। आज शाहरुख खान की फॉलोइंग 1 बिलियन आवाम है, 1 बिलियन, जो पूरे इस वक्त दुनिया के लीडरों के पास वो पॉपुलैरिटी नहीं है जो शाहरुख खान के पास है। लेकिन उसके साथ ही अगर शाहरुख खान के बारे में कुछ ऐसी खबरें आने लगें जिससे लोगों को शौक लगे, उन्होंने अपनी इमेज के साथ अपना किरदार भी साबित किया है। तो मेरा मानना यह है कि आप जहाँ भी हों अपने किरदार को एक मिसाल बना के पेश करें, चाहे आप छोटा काम करें या आप बड़ा काम करें। और मेरा दावा है कि अगर आपका किरदार अच्छा होगा, आपको कोई ऊपर जाने से रोक नहीं सकता, बिल्कुल ठीक है। और कोई आपकी बुराई भी नहीं कर सकता। इसलिए आप अपने किरदार पर तवज्जो दें। आप चाहे हिस्ट्री पढ़ें, चाहे जर्नलिज्म पढ़ें, चाहे साइंस पढ़ें, चाहे अब डॉक्टर्स बन रहे हैं आजकल। जब बच्चे को दाखिल कराने के लिए आप 60 लाख रुपए खर्च करेंगे, तो वो तो डॉक्टर बनने के बाद डॉक्टर थोड़ी रहेगा, बिल्कुल, वो तो 60 लाख पहले वसूल करेगा माँ बाप के, और वो आजकल कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि ये दूसरी बात मैं एक और कह दूं कि अपने जहन से पैसे को निकाल जी। दीजिए। मुस्तफा साहब क्या कहेंगे? सियासत का भी जो है वो जिक्र आया है कि भाई सियासी पार्टियां, सियासी लोग अपने फ़ायदे के लिए साजिशें करती हैं, और उस साजिश का हिस्सा जो है मीडिया भी बन जाती है, और जाने अनजाने में जो भी कुछ होता है। आपको क्या लगता है, चूंकि आप सियासतदान भी हैं, क्या लगता है क्या कुछ होना चाहिए? सबको मिल करके क्या कुछ इकदाम उठाने चाहिए कि इस तरह की चीज़ें हो ही नहीं? देखिए, जितनी चीज़ें हैं, सियासत हो, माशरत हो, मईशत हो, सब चीज़ें हैं इंसान के लिए। और सबसे प्राइम अगर किसी चीज़ को रिकग्निशन मिलना चाहिए तो वो है इंसान और इंसानियत। यहाँ इंसान और इंसानियत जो है वो परे रह गई है और मफाद यह है गालिब आ गया। मैं मीडिया की जो आपने बात की, मैं सिर्फ हल्का सा रेफरेंस दे के चलूँ कि आज़ाद मैदान का जो इशू है, हम सब उसको कंडेम करते हैं, लेकिन बहरहाल मीडिया से ये नाराज़गी बढ़ती जा रही है, जिसमें आपने भी बात में ये बात कही थी कि जैसे टेरर का इशू है, अगर टेरर के इशू पर आपने नेक्स्ट सेकंड, बल्कि कुछ लोगों ने, स्वामी अग्निवेश से मैंने सुना था कि कुछ लोगों ने तो उससे कुछ 1 मिनट पहले डिक्लेयर कर दिया था कि यहाँ पर ब्लास्ट होने वाला है और फुला इसका मास्टरमाइंड है, और वहाँ ब्लास्ट हुआ तो किसी ने पलट कर नहीं पूछा कि आपने पहले कैसे बताया। इसका मतलब साजिश से वो वाकिफ़ था। ये तो छोड़ दीजिए, लेकिन जब आप ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट सेकंड में कि मास्टरमाइंड था, अगर आप वाकई इंसानियत रखते तो आप थोड़ा पहले मालूम था तो बता देते, ताकि चंद लोग मरते नहीं, कुछ मासूम जाने नहीं जाती, इंसान की हानि नहीं होती, देश के इमलाक की हानि नहीं होती। तो ये जो माहौल है उसके लिए आम तौर पर टारगेट चूँकि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, इसलिए उसमें रिएक्शन का पाया जाना फितरी है। और दूसरी बात ये है कि जस्टिस कार्डियो साहब को जो हवाला दिया गया, बहुत अच्छी सोच के साथ वो चाहते हैं कि किसी को ऐसी आज़ादी कैसे दी जा सकती है कि वो फसाद पैदा कर दे अपने कलम से, अपने कैमरा से, अपने डायलॉग से। उस पर तो चेक लगना चाहिए। उसकी थोड़ी सी गलत खबर अगर आग लगा देती है तो वो उसका कातिल है, उसका वो कंस्पायरेसी का शरीक है। तो इसलिए कोई रेगुलेटरी सिस्टम होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए, और वो जस्टिफिकेशन उसमें होना चाहिए कि ये ट्रांसपेरेंट है,
और जस्ट पर मबनी है, ताकि इन चीज़ों पर चेक लगे और चीज़ें कंट्रोल में आ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, आप यहाँ पर आए। हम बात कर रहे थे कि मीडिया का जो है वो रोल क्या होना चाहिए, खासतौर से जब नफरत की बातें होती हैं, नफरत की सियासत होती है, साजिश होती है। जाहिर है सभी को जिम्मेदारी से काम करना होगा, सभी को साथ मिलकर के चलना होगा, और जो नफरत की बातें हैं उन्हें छोड़ करके प्यार, मोहब्बत और अमन की बात करनी होगी, तभी जा करके हमारा मुल्क और हम सब लोग आगे बढ़ पाएंगे। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए इशू के साथ। तब तक के लिए पूरी टीम को इजाजत दीजिए। खुदा